गवाह झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां नहीं। ये कानून की दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे सटीक कहावतों में से एक है। बिल्कुल। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी कहावत की गहराई में उतरने वाले हैं। आज का हमारा विषय कोई आम कहानी नहीं है। सही कहा। ये एक बहुत ही गंभीर और ऐतिहासिक मामला है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के एक बेहद अहम फैसले की। मामला है चेतन बनाम कर्नाटक राज्य। हमारे पास इस मामले से जुड़े कुछ बहुत ही विस्तृत स्रोत हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट अजीत परमार के कुछ बेहद शानदार नोट्स भी हैं, जिन्होंने इस भारी भरकम कानूनी भाषा को हमारे लिए काफी आसान बना दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि जब किसी अपराध का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता, मतलब किसी ने अपनी आंखों से कुछ देखा ही नहीं। एकदम सही, जब कोई गवाह नहीं होता तो हमारी अदालतें फॉरेंसिक साक्ष्य, बैलिस्टिक रिपोर्ट और मानवीय व्यवहार के आधार पर कैसे न्याय करती हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। ये मामला असल में 2006 की एक हत्या की गुत्थी है। जब हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विश्लेषण करते हैं तो ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगता। सस्पेंस थ्रिलर। बिल्कुल। अक्सर लोगों को लगता है कि अदालत में किसी को सजा दिलाने के लिए एक ऐसे गवाह की जरूरत होती है जो कटघरे में खड़ा होकर कहे कि हाँ, मैंने इसे गोली मारते हुए देखा है, जो कि फिल्मों में अक्सर होता है। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में अगर पुलिस की जांच और वैज्ञानिक साक्ष्य अपनी जगह पर सही हों तो बेजान चीजें भी पूरी कहानी बयां कर देती हैं। इसे ही हम कानूनी भाषा में परिस्थितिजन्य साक्ष्य या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। मतलब परिस्थितियां खुद गवाही देती हैं, बल्कि खुद। आज हम यही देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक ऐसी जंजीर बनाई जाती है जिसे तोड़ पाना किसी भी अपराधी के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने शुरू से पलटते हैं, घटना की पृष्ठभूमि पर आते हैं। बात है 10 जुलाई 2006 की। 10 जुलाई 2006। दो दोस्त थे, चेतन जो इस मामले में मुख्य आरोपी है और विक्रम शिंदे जो मृतक हैं। नोट्स के मुताबिक इन दोनों के बीच 4,000 रुपए के लेन देन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। अब आज के समय में 4,000 रुपए शायद बहुत बड़ी रकम ना लगे। हाँ, लेकिन दोस्तों के बीच पैसों का विवाद अक्सर ईगो और गुस्से का रूप ले लेता है। उसी दिन चेतन ने विक्रम को अपने साथ मोटरसाइकिल पर चलने के लिए राजी किया। बहाना यह था कि वे दोनों कहीं शिकार पर जा रहे हैं। शिकार पर जाने का बहाना। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विक्रम कभी लौट कर नहीं आया। फिर सीधे 13 जुलाई 2006 को एक अरुण कुमार मीनाचे नाम के व्यक्ति के गन्ने के खेत में एक शत विक्षत शव मिलता है। गन्ने का खेत जो कि PW1 की गवाही की। सही कहा। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर पहचानना मुश्किल था। लेकिन मृतक के पिता ने कपड़ों और पैंट की जेब से मिली मोटरसाइकिल की चाबी से शव की पहचान अपने बेटे विक्रम के रूप में की। एक पिता के लिए ये कितना भयानक पल रहा होगा। बिल्कुल। अब मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब किसी ने हत्या देखी ही नहीं तो अभियोजन पक्ष ने कहानी को आगे कैसे बढ़ाया? यहीं पर जांच का सबसे पहला और अहम कदम सामने आता है, जिसे लास्ट सीन थ्योरी कहते हैं। मतलब अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत। मतलब विक्रम को आखिरी बार जिंदा किसके साथ देखा गया था? एकदम सही। अभियोजन पक्ष ने इसे स्थापित करने के लिए 5 गवाहों को उपयोग किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गवाह था PW4, जो एक ऑटो ड्राइवर था, अशोक शिंदे। ऑटो ड्राइवर? उसने क्या देखा? जरा सोचिए, एक ऑटो ड्राइवर अपनी सवारी का इंतजार कर रहा है और वो देखता है कि 10 जुलाई की शाम दोनों आपस में पैसों को लेकर तीखी बहस कर रहे हैं। उस ऑटो ड्राइवर ने साफ सुना था कि विक्रम ने गुस्से में चेतन को गालियां भी दी थी और वो शिकार पर जाने की बात कर रहे थे। अरे बाप रे, मतलब सरेआम झगड़ा हो रहा था। हाँ, इसके अलावा रात करीब 9:15 बजे एक और गवाह PW5 अशोक जमादार ने दोनों को एक ही मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था। उस रात के बाद विक्रम को किसी ने जिंदा नहीं देखा। रुकिए, यहीं पर मुझे एक बात खटक रही है। अगर मैं बचाव पक्ष की वकील होती तो मेरा सबसे बड़ा तर्क यही होता कि विक्रम 10 तारीख को गायब हुआ और उसकी लाश मिली 13 तारीख को। 3 दिन का अंतर। हाँ, बीच में लंबा अंतराल था। इस टाइम गैप में तो कोई और भी हत्या कर सकता है ना? कोई लूटपाट का मामला हो सकता है या कोई पुरानी दुश्मनी। आपका ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है। तो क्या अदालत ने बचाव पक्ष के इस तर्क को मान लिया? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बचाव पक्ष में बिल्कुल यही दांव खेला था।
उन्होंने कहा कि समय का यह अंतर इतना बड़ा है कि कोई तीसरा व्यक्ति आराम से हत्या कर सकता है। लेकिन क्या? अदालत ने स्टेट ऑफ गोवा बनाम संजय ठाकरान केस का संदर्भ देते हुए इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत ने डॉक्टर PW28 की मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाया। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट में क्या था? डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि शव की हालत देखकर ये तय है कि मौत 3 से 4 दिन पहले ही हुई है। अगर आप 13 तारीख से 3-4 दिन पीछे जाएं तो ये वही 10 तारीख की रात बनती है जब दोनों आखिरी बार साथ देखे गए थे। ओह, तो मेडिकल रिपोर्ट ने बचाव पक्ष के इस तर्क की धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल, विज्ञान ने यहाँ अपना काम किया। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है यहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है कि कहानी का असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब विज्ञान की एक और गवाही सामने आती है। मैं बैलिस्टिक रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। हाँ, हत्या का हथियार। नोट्स में बताया गया है कि चेतन के दादा के घर से 12 बोर की डबल बैरल बंदूक बरामद हुई और साथ ही इस्तेमाल किए गए कारतूस भी मिले। और यही वो हिस्सा है जहां ये मामला एक बेहतरीन फोरेंसिक केस स्टडी बन जाता है। सबसे पहले मृतक के शरीर की बात करते हैं। पोस्टमार्टम में पता चला कि गोली सिर के पिछले हिस्से से लगी थी। पीछे से गोली मारी गई। हाँ, और वो बाएं आंख के नीचे से, जिसे मेडिकल भाषा में इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन कहते हैं, वहां से चीरती हुई निकल गई थी। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे अहम बात ये थी कि डॉक्टर को खोपड़ी के अंदर से कुछ छर्रे और वॉर्ड्स मिले थे। एक सेकंड, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। मैंने भी नोट्स में इन छर्रों और वॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए ये वॉर्ड्स आखिर होते क्या हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम आम गोलियों की बात करते हैं तो वो एक धातु का ठोस टुकड़ा होता है, लेकिन 12 बोर की जो बंदूक होती है उसके कारतूस का डिजाइन थोड़ा अलग होता है। किस तरह का डिजाइन? उस कारतूस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लोहे या शीशे के दाने होते हैं, जिन्हें छर्रे या पिलेट्स कहते हैं। और कारतूस के अंदर बारूद और इन छर्रों के बीच एक प्लास्टिक या मोटे गत्ते का टुकड़ा होता है जो दोनों को अलग रखता है। अच्छा, तो उस गत्ते के टुकड़े को वॉर्ड कहते हैं। बिल्कुल, उसी टुकड़े को वॉर्ड कहते हैं। जब बंदूक चलती है तो बारूद के धमाके के साथ वो वॉर्ड और छर्रे बहुत तेज गति से शरीर के अंदर घुस जाते हैं। तो जब डॉक्टर को खोपड़ी के अंदर से वे छर्रे और वॉर्ड मिले तो ये तय हो गया कि हत्या किसी आम पिस्तौल से नहीं, बल्कि एक 12 बोर की बंदूक से हुई है। ये तो कमाल की बात है। मतलब उस एक छोटे से वॉर्ड ने जांच की पूरी दिशा ही तय कर दी। और जब इस बंदूक, कारतूस और खोपड़ी से मिले छर्रों को बैलिस्टिक विशेषज्ञ, जो कि PW13 थे, उनके पास भेजा गया, तो उन्होंने जो राय दी वो निर्णायक थी। उन्होंने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बंदूक बरामद हुई है वो चालू हालत में है, उससे हाल ही में फायरिंग की गई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मृतक के शरीर से मिले छर्रे उसी 12 बोर की बंदूक से चले थे। ओह, ये तो एक डायरेक्ट लिंक हो गया। एकदम। तार्किक निष्कर्ष यही निकलता है कि एक साधारण चाकू या लाठी तो किसी के पास भी मिल सकती है, लेकिन एक 12 बोर की बंदूक आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। ये सीधे चेतन और उसके परिवार से जुड़ी थी। और यही इसे कंक्लूसिव एविडेंस या निर्णायक साक्ष्य बनाता है। बिल्कुल, विज्ञान की सटीक गवाही ने आरोपी को पूरी तरह से घेर लिया था। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इस केस में आरोपी के आचरण ने बहुत हैरान किया। घटना के बाद चेतन 11 जुलाई से 22 जुलाई तक पुलिस से छुपता रहा, फरार रहा, जो कि अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, और जब मृतक विक्रम के पिता ने उससे पूछताछ की तो चेतन ने उन्हें झूठी जानकारी दी, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, एक और गवाह था PW14 देवराज सुथार। हाँ, चेतन का क्लासमेट। सही कहा। चेतन ने अपने इस दोस्त देवराज को फोन किया और कहा कि अगर कोई पूछे तो झूठ बोल देना कि वो पुणे में है। लेकिन बाद में देवराज ने पुलिस के सामने सच उगल दिया। मतलब वो अपने लिए एक झूठी कहानी तैयार कर रहा था। बिल्कुल। और कानून की नजर में ये आचरण गिल्टी माइंड या अपराधी मानसिकता को दर्शाता है। एक बेगुनाह इंसान अपने दोस्त के गायब होने पर झूठ क्यों बोलेगा और पुलिस से क्यों भागेगा? ये तो बहुत ही तार्किक बात है। लेकिन अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मेरे नोट्स में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 और CRPC की धारा 313 का बहुत जिक्र है। हाँ, ये दोनों कानूनी सिद्धांत इस केस में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये धारा 106 क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 विशेष ज्ञान या स्पेशल नॉलेज के सिद्धांत पर आधारित है। विशेष ज्ञान मतलब कोई ऐसी बात जो सिर्फ आरोपी को पता हो? एकदम सही। अगर बंदूक चेतन के दादा के घर से मिली और बैलिस्टिक रिपोर्ट कहती है कि उसी से हाल ही में गोली चली है, तो ये समझाना चेतन और उसके परिवार की जिम्मेदारी थी कि वो बंदूक घर में कैसे चली।
क्योंकि ये बात उनके अलावा और कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अदालत में इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया। और ये सीआरपीसी की धारा 313 क्या है? ट्रायल के दौरान इसका क्या हुआ? ट्रायल के दौरान धारा 313 के तहत जज आरोपी से सीधे सवाल पूछता है ताकि वो अपने खिलाफ मिले सबूतों पर अपनी बात रख सके। जब चेतन से सवाल पूछे गए तो उसने केवल एक ही रटा-रटाया जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उसने कहा, मुझे नहीं पता। उसने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। सिर्फ मुझे नहीं पता, इतनी बड़ी गवाही और सबूतों के सामने? हाँ, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने त्रिमुख मारुति किरकन बना महाराष्ट्र राज्य केस का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि जब आरोपी झूठा स्पष्टीकरण देता है या चुप्पी साध लेता है तो ये सबूतों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाती है। मतलब उसकी चुप्पी ही उसका फंदा बन गई? बिल्कुल सही कहा आपने, उसका ही फंदा कस गया। ये तो सच में अपने ही खोदे गड्ढे में गिरने वाली बात हो गई। लेकिन अब एक बहुत ही अहम सवाल पर आते हैं। निचली अदालत ने माना था कि 4,000 रुपए के लेन देन का जो मकसद था वो पूरी तरह साबित नहीं हुआ था। हाँ, मोटिव को लेकर हमेशा बहस होती है। तो क्या बिना पक्के मकसद के सजा हो सकती है? तो इस सब का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण इस मामले में बहुत स्पष्ट है। उन्होंने जी पार्श्वनाथ बनाम कर्नाटक राज्य का उदाहरण दिया। अदालत का कहना है कि जब परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की कड़ी पूरी तरह से जुड़ जाती है तो केवल मकसद साबित न होने के कारण आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। मतलब सबूतों की चेन पूरी होनी चाहिए, मकसद भले ही थोड़ा कमजोर हो। एकदम सही। और यहीं पर सबसे ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांत आता है जिसे हम पंचशील सिद्धांत कहते हैं। पंचशील, शरद बर्डीचंद शारदा केस वाला। हाँ, इसके 5 सुनहरे नियम हैं। परिस्थितियां इस तरह से जुड़नी चाहिए कि आरोपी के अलावा किसी और के अपराध करने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इसे अंग्रेजी में कहते हैं टू एक्सक्लूड एवरी अदर हाइपोथेसिस। इसे एक मकड़ी के जाले की तरह समझ सकते हैं जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा होता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया आपने। इस केस में वो जाला एकदम मजबूत था। लास्ट सीन थियरी, 12 बोर बंदूक, बैलिस्टिक रिपोर्ट और आरोपी का भागना। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। न्यायालय ने धारा 302 यानी हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत चेतन की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। हाँ, हालांकि एक छोटा सा मोड़ यह था कि मोबाइल चोरी के मामले में उसे संदेह का लाभ मिला, क्योंकि वो PW25 जो दुकानदार था उसकी गवाही कमजोर थी। सही कहा। लेकिन सोने की चेन की चोरी की सजा बरकरार रही। तो अगर हम पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो ये मामला इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि न्याय व्यवस्था सिर्फ आंखों देखी बातों पर नहीं चलती। बिल्कुल। जब विज्ञान, तर्कशास्त्र और मानवीय आचरण का विश्लेषण एक साथ होता है तो झूठ के पर्दे के पीछे छिपा सच अपने आप बाहर आ जाता है। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारे छोटे छोटे कदम, हमारी चुप्पी और हमारी प्रतिक्रियाएं अनजाने में हमारे इरादों की पूरी कहानी बयां कर देती हैं। सूचनाओं के इस दौर में आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग की अहमियत सबसे ज्यादा है। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक सबक है।